मायाराम के ठिकानों पर रेड। दिल्ली और जयपुर में सीबीआई की छापेमारी। 1688 करोड़ के धोखाधड़ी केस में छापे। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वित्त सचिव का जिम्मा निभा चुके हैं मायाराम, और साथ ही गहलोत के करीबी अफसरों में मायाराम की गिनती होती है। अभी वर्तमान में गहलोत के सलाहकार का जिम्मा निभा रहे हैं अरविंद मायाराम। इस वक्त की बड़ी खबर, और रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर इनकी पहचान रहती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की छापेमारी। 1688 करोड़ ये पूरी रकम है जिससे जुड़ा ये मामला, और धोखाधड़ी से जुड़ा एक केस। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वित्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हालांकि रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर इनकी पहचान रहती है। ब्यूरोक्रेसी में रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर इनको पहचाना जाता है। गहलोत सरकार में गहलोत के बेहद करीबी अफसरों में इनकी गिनती होती है, और वर्तमान में गहलोत के सलाहकार का जिम्मा भी निभा रहे अरविंद मायाराम। तो अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, न केवल दिल्ली बल्कि जयपुर में भी सीबीआई ने छापा मारा है। आपको ये जानकारी दें कि 1688 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में छापेमारी हुई है। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वित्त सचिव का जिम्मा निभा चुके हैं मायाराम, और साथ ही साथ गहलोत के करीबी अफसरों में मायाराम की गिनती होती है। अभी वर्तमान में गहलोत के सलाहकार का जिम्मा निभा रहे हैं अरविंद मायाराम, जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा है सीबीआई का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी महकमे के लिए ये वाकई में बड़ी खबर है। दिल्ली और जयपुर में सीबीआई की टीम ने छापे मारे हैं। नाम जिनका सामने आया वो नाम है अरविंद मायाराम। 1688 करोड़ वो रकम जिसकी धोखाधड़ी केस में छापे मारे गए हैं, बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर पहचान उनकी रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, यानी कि यूपीए सरकार में वित्त सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। साथ ही गहलोत के करीबी अफसरों में मायाराम की गिनती होती है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में गहलोत के सलाहकार का जिम्मा निभा रहे हैं अरविंद मायाराम। तो अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड पड़ी है, और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। न केवल दिल्ली में बल्कि जयपुर में भी छापेमारी हुई है। किस तरीके से देखें इस छापेमारी को, इस कार्रवाई को? ये एक बड़ी घटना है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। अरविंद मायाराम बहुत प्रतिष्ठित और सीनियर ब्यूरोक्रेट है, और आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं जी। वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट हैं, और केंद्र सरकार में ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हुए हैं। लेकिन उनका कांग्रेस से लिंक रहा है। वो कांग्रेस की बड़ी महिला कार्यकर्ता इंदिरा मायाराम के पुत्र है, इसलिए उनका कांग्रेस से लिंक माना जा रहा है। और जो आरोप सीबीआई ने लगाए हैं कितने करोड़ का, वो मामला संगीन है। खाली ये पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता इसमें जी जरूर। राजेंद्र जी, क्या ये जानकारी अभी तक आ पाई है राजेंद्र जी की जो 1688 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है, ये मामला कौन सा मामला है? अलग अलग मामलों में धोखाधड़ी है, किसी एक मामले में? नहीं, एक ही मामले बता रहे, और उनसे 161 करोड़ का है, उसका 3 दिन में जमा कराने का भी चर्चा आ रही है। उनको कहा गया कि 3 दिन में जमा कराइए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए। आज तक राजस्थान में इस तरह से नहीं हुआ, किसी ब्यूरोक्रेट पर इस तरह से सीबीआई का छापा डाला जाना। पूरी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हिल गई है, मतलब भौचक्की है और हतप्रभ है कि ये क्या हो गया। अरविंद मायाराम की राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान सम्मान उनको दिया जाता रहा है। और आज की तारीख में क्योंकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, इसलिए इस रेड का और छापे का राजनीतिक भी बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सर, अगर 1688 करोड़ की धोखाधड़ी है, और आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है अगले 102 दिन में 161 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया, ये 161 करोड़ का आंकड़ा कैसे सर? ये मतलब अभी आपका तुरंत मेरे पास जो सूचना आई है उसका नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनको अमाउंट तुरंत जमा कराने कहा गया है। डिटेल इसके आना बाकी है, लेकिन जी इस खबर पर अचंभित है और चौंक गए कि ये क्या हो गया।
क्योंकि अरविंद मायाराम के यहाँ इस तरह से, और उसमें हमारा ये भ्रष्टाचार के आरोप में ये छापे डाले गए। जी राजेंद्र जी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में अरविंद मायाराम को रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर देखते हैं, तो इस लिहाज से भी ये झटका है सर। बहुत बड़ा झटका है। अरविंद मायाराम जब राजस्थान में सरकार में थे, रिटायरमेंट से पहले तो बड़े ऊंचे पदों पर रहे थे। वो रिको में अच्छा काम किया, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया, उनकी इमेज राजस्थान में बहुत अच्छी है। इस तरह से अगर उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ रहा भ्रष्टाचार के आरोप में, तो लोगों को विश्वास नहीं होना चाहिए। जी अरविंद मायाराम बहुत अच्छी छवि वाले और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड और काफी मान सम्मान वाले आईएएस माने जाते हैं आज भी ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन आज के छापे के बाद में अब उनकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। सर, बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि जब ईडी सीबीआई की कोई छापेमारी किसी पॉलिटिशियन पर होती है, तो उसके लिए फिर कहा जाता है राजनीतिक द्वेष भावना के साथ ऐसा किया गया, क्योंकि यूपीए सरकार में वो अधिकारी रहे हैं, जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है वित्त सचिव की, वो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक द्वेष भावना के साथ ऐसा हो? नहीं, इसमें राजनीतिक द्वेष भावना मैं नहीं मानता, क्योंकि वो खाली मुख्यमंत्री के सलाहकार होना बड़ी बात नहीं है जी। और जितना बड़ा आरोप लगाया गया और जिस तरह से उन पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, तो उसमें जरूर तथ्यात्मक है। यही मैं कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं माना जा सकता। लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट पर, सीनियर ब्यूरोक्रेट पर जयपुर में उसके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, तो ये राजस्थान में दलदल आ गया है राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। राजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, एक ऐसी खबर जिसने राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को वाकई में हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल, क्योंकि अरविंद मायाराम, इंदिरा मायाराम के बेटे वो इंदिरा मायाराम जो सांगानेर से पॉलिटिशियन थी, सांगानेर से एमएलए थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टेन्योर में वो मंत्री भी रह चुकी थी। अरविंद मायाराम जो कि पीएचडी फाइनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में उन्होंने राजस्थान से पीएचडी फाइनेंस करी है और शैला मायाराम के पति हैं। अब आपको बता दें कि अरविंद मायाराम जो है वो उनको एक कमिटेड एकेडमिशियन माना जाता था। वो अरविंद मायाराम जिन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ना सिर्फ ये सब, इसके अलावा वो इंडियन फाइनेंस डेप्यूटी G20 जिसकी हम बात करते हैं, G20 और प्रेस सरकार के लिहाज से वहां पर उनका बड़ा योगदान रह चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में वो रह चुके हैं और तमाम जगहों पर रहने के बाद अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री के फाइनेंशियल ब्रेन माने जाते हैं। ये माना जाता है वो अभी उनके एडवाइजर हैं, फाइनेंस एडवाइजर, और अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के फाइनेंशियल ब्रेन की तरह देखा जाता है। उन्हीं के दिल्ली और जयपुर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 1688 करोड़ रुपए के किसी घोटाले को लेकर छापेमारी की बात चल रही है। राजस्थान को लेकर ये बेहद बड़ी खबर है। ना सिर्फ राजस्थान, जिन जिन पोस्ट पर अरविंद मायाराम रहे हैं, उन्होंने सर्व किया है, उस लिहाज से आज की अदिति, क्या महज ये इत्तेफाक है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के फाइनेंशियल ब्रेन रहे हैं और अभी भी हैं ब्रेन, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अभी बजट भी आना है और सरकार का इस टेन्योर का अंतिम बजट भी है, और कहा जा रहा है कि यह बजट इस तरीके का होगा कि जिसका असर चुनाव तक पहुंचेगा। क्या इन सबको हम कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार वाला बजट भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन इस बार वाले बजट का एक बड़ा सरप्राइज है। अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो 40 देशों के बजट जैसा बजट आ रहा है, तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। ऐसे में अरविंद मायाराम वो व्यक्ति जरूर हम कह सकते हैं जिसने इस बजट में अपने सूझबूझ और अपनी जो उनकी समझदारी है, जो अपना योगदान है या अपनी सारी एडवाइस उसमें दी होगी। और उसी समय ये हो जाना, देखिए जाहिर तौर पे जब सीबीआई छापेमारी करती है तो तमाम तरीके के सबूत और चीजों पर करती होगी, लेकिन जैसे ही ये खबर पॉलिटिकल गलियारों में निकलेगी तो जाहिर तौर पे अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल बातें यहाँ शुरू हो जाएंगी कि ये किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जाहिर तौर पे उसको उस तरीके से जोड़ा जाएगा क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन भी है। लेकिन फिलहाल हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं कि अरविंद मायाराम जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होल्ड करी है और एकेडमिशियन माने जाते थे, वही व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं जो अभी एडवाइजर हैं अशोक गहलोत के फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उनके घर पे अलग अलग थे। अच्छा अदिति, ये स्थिति क्या अभी तक स्पष्ट हो पाई है कि जो 1688 करोड़ की धोखाधड़ी की बात आ रही है, ये क्या है? ये 1688 करोड़ का गबन है, 1688 करोड़ की टैक्स चोरी है, इलीगल ट्रांजैक्शन है, रिलैक्सेशन है, क्या है ये? देखिए, फिलहाल इसमें कोई
खुलासा, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका कोई खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन अब इससे पूछताछ होगी। लेकिन ये बताया गया है कि पिछले लंबे समय में 1688 करोड़ की धोखाधड़ी का केस है। अब वो किससे संबंधित है, और क्योंकि ऐसी कई चीजें हमारे संज्ञान में लाई गई हैं अलग अलग सोर्सेस से, लेकिन क्योंकि हम पुख्ता नहीं है, फर्स्ट इंडिया कभी कोई बिना पुख्ता किए रही चीज दर्शकों तक नहीं पहुंचाती, इसलिए हमें लगता है कि जो धोखाधड़ी का मामले के जो ये इंडिकेशन आ रहे हैं, उस पर एक बार फिर हम अपने जो सीबीआई से जुड़े सूत्र है, तमाम अलग सूत्र है, उससे पुख्ता तरीके से जानकारी देकर ये पूरी बात साझा कर पाएंगे। अच्छा अदिति, हमारे साथ राजेंद्र छाबड़ा जी जुड़े हुए थे। उन्होंने एक और जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि 161 करोड़ रुपए अगले 2-3 दिन में शायद उनको जमा कराने हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसको किस नजर से देखें? देखिए, जैसे आपने टैक्स का यहाँ पर जिक्र किया, तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, सीबीआई क्या कहती है, अगर 161 करोड़ रुपए जमा कराने हैं तो फिर ऐसे में पूछताछ से लेकर तमाम और चीजें क्या कुछ कितनी आगे बढ़ती है, क्या बात हो रही है, ये देखना होगा उस नजरिए से कि क्या अभी तक सीबीआई के अधिकारी और अरविंद मायाराम के बीच में अगर कोई बातचीत हुई है या कोई कागज पत्र हुई है तो उसमें क्या बात रखी गई है। लेकिन ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है, और ये राजस्थान के भी और चाहे देश के लिहाज से बड़ी खबर है कि अरविंद मायाराम के घर पे छापेमारी है। इतने बड़े जो फिगर्स की धोखाधड़ी की बात यहाँ पर आ रही है। अभी अरविंद मायाराम कहाँ है अदिति, जयपुर या दिल्ली? देखिए, फिलहाल ये बताया जा रहा था कि वो 2 दिन पहले जयपुर थे, लेकिन फिलहाल जो अभी बात है वो खुलकर सामने नहीं आ रही कि वो कहाँ पर है, क्योंकि छापेमारी जब हुई तब ये बताया जा रहा है कि उनकी एब्सेंस पे कई ठिकानों पर हुई तो वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में अब उनको जाहिर तौर पे सीबीआई दफ्तर बुलाया जाएगा, वहां पूछताछ होगी और अरविंद मायाराम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उनको पता है कि ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, आप सचिवालय को देखते हैं, माने सचिवालय में सुनामी की तरह? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में ये खबर मिलते ही एक हलचल सी मच गई है, एक सख्ते में आ गई ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गहलोत के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं और आर्थिक सलाहकार उन्हें बनाया हुआ है। बजट की तैयारी किन किन रूपों में कैसे की जानी, इनका काफ़ी कुछ जिम्मा इनके पास है, क्योंकि अखिल अरोड़ा जो कि SES हैं वो तो बजट बना ही रहे हैं, लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका सलाहकार के रूप में सामने आती है। दूसरी बात यह है जो कि गौर करने लायक है कि जो सीबीआई ने छापेमारी की है वो करेंसी को लेकर कोई भ्रष्टाचार है, करेंसी की प्रिंटिंग को लेकर कोई भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। तो करेंसी की जो प्रिंटिंग है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होती है, और जो खासी जो सुरक्षा होती है उस सुरक्षा के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या उस समय इस पूरे मामले को नहीं देखा गया। मैं बस माफी के साथ रोक रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार में जिस वक्त वो वित्त सचिव हुआ करते थे उससे जुड़ा मामला है? उससे जुड़ा ही मामला हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि जो करेंसी प्रिंटिंग का मामला है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। वे वहाँ पे सचिव रह चुके हैं, इसके साथ ही पहले वो वहाँ पे संयुक्त सचिव की भी भूमिका वहाँ पे निभा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये करेंसी प्रिंटिंग का जो मामला है उस समय का मामला हो सकता है, और उसमें अभी कई राज खुलेंगे, कई परतें खुलेंगी, और क्या इसके पीछे एक पूरा मोटिव है वो कहीं ना कहीं सामने आएगा। तो वो देखा जाना चाहिए कि क्या उस समय निगाह नहीं रखी, और काफ़ी साल बाद अब इस मामले को उठाकर और इस तरह से जो छापेमारी की कार्रवाई करना, यह एक बड़ा सवाल उठाता है। और स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक हलकों में तो ये बात आएगी ही आएगी और आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक हल्का है, उसमें भी इसे काफ़ी हैरत की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि ये चूँकि मान लीजिए पुराना मामला है तो इसकी अभी कार्रवाई क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन सवाल तो इन सबके बीच में ये भी खड़ा होता है, अगर ये इलीगल करेंसी के प्रिंट से जुड़ा हुआ मामला है तो उसके बाद तो हम नोटबंदी के बड़े फेज से गुजर चुके हैं। बिल्कुल, नोटबंदी के बड़े फेज से गुजर चुके हैं। उसके बाद काफ़ी कुछ जो मुद्रा विनिमय का पूरा एक प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। ब्रिजेंद्र, हम सब जानते हैं कि कई नोट वहाँ पर बदले गए हैं, नए नोट इंट्रोड्यूस हुए हैं, और पूरा जो वित्तीय खाका है वो उसके आमूलचूल परिवर्तन एक तरह से हम कहें तो वो हो चुका है। और जो बैंकिंग संस्थाएँ, जो वित्तीय संस्थाएँ हैं तमाम, उसमें पूरा एक सर्किल घूम चुका है। जितने भी
भी नोट देश के इतिहास में उस समय प्रिंटिंग होने थे। और उसके बाद जैसा कि आपने बहुत ही वाजिब यहाँ पर बात कही कि पूरी नोटबंदी ही हो चुकी, डिमोनेटाइजेशन ही हो चुका, पूरे नोट नए सिरे से माना जाए कि देश भर में छप भी गए होंगे। तो अब जाकर यह बात कही जा रही है, जब ये कार्रवाई की जा रही है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल देखा जा रहा है। जब नोटबंदी के बाद जब सारा पैसा वापस बैंक में जा रहा था, उस दौरान किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन खबर तो इस तरीके की उस दौर में भी आई थी कि जितने प्रिंट हुए थे, 1000 और 500 के जितने नोट प्रिंट हुए थे, उससे कहीं ज्यादा वापस पहुंच गए थे। यह भी सच उस वक्त सामने आया था, हालांकि किसी ने इसको स्वीकार किया नहीं था। बिल्कुल ये स्वीकार नहीं किया था और इस तरह की बातें कई बार सामने आई थी। और चूंकि ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है, जिस तरह से रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा सौदे हैं वो कहीं फाइलों में, परतों में अधखुले से रहते हैं, उसी तरह की ये जो पूरी नोटबंदी की प्रक्रिया रहती है, पूरी तरह से प्रक्रिया गोपनीय रहती है। किस तरह से नोट बनाया जाता है, उसमें किस तरह की सामग्री इकट्ठी की जाती है और कहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये तमाम बातों से लेकर उसकी पूरी प्रक्रिया जब नोटबंदी की अमल में लाई जाती है, तो वो जब नोट सर्कुलेट होने होते हैं बाजार में, वो कैसे कब सर्कुलेट होंगे, कितने तादाद में सर्कुलेट होंगे, यह भी तब देखा जाता है। और वो पूरी गोपनीय रखी जाती है प्रक्रिया, यहाँ तक कि बैंकिंग संस्थाओं को बिल्कुल भनक तक नहीं लगती। ऐसे में करेंसी प्रिंटिंग से जुड़ा मामला बताकर, और यह भी पता अब चलेगा क्योंकि धीरे धीरे परतें खुलेंगी कि यह वास्तविक रूप से कब का मामला है, क्योंकि करेंसी प्रिंटिंग का मामला। छोटा सा सवाल, क्योंकि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी में उठ रहा होगा, मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप जवाब दें। कन्विक्शन रेट सीबीआई के केसेस में 2% है, तो इसका मतलब ये निकालें कि अभी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, काफ़ी परतें यहाँ पर खोली जानी बाकी हैं और काफ़ी राज यहाँ पर अभी पता चलेंगे। बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हर बार टाइमिंग को लेकर ही सवाल उठते हैं। अब देखना ये होगा कि अब किस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, और अभी तो बयानबाजी आना भी बाकी है।